हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। आज हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर है जिस लेक्चर का एम है, इस लेक्चर का एम हाउ टू कंसोलिडेट मेंस प्रिपरेशन। इसमें आएगा आपका इवन नोट्स या फिर नॉलेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एक डेडिकेटेड लेक्चर की ज़रूरत है तो यस ज़रूरत है, क्योंकि मेंस जितना नॉलेज का गेम है जो आप प्रीलिम से एक्वायर करोगे, बट उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन का भी गेम है। ओके, और ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी साइकिल हमसे डिमांड करते हैं। अगर आपने मेंस पहले दिया है तो आप भी रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे कि इस साइकिल में 2 फैटल पॉजेस आते हैं। ओके, 1 फैटल पॉज आपका आएगा मार्च अप्रैल में, जब आप पूरे फोर्स से डेडिकेट होके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे। सो मार्च से पहले आपने जो भी मेंस पढ़ा होगा उसकी इफिशिएंसी आपकी डाउन हो जाती है 3 मंथ्स में। ओके, मैक्रो स्ट्रक्चर्स आपको फिर भी याद रहेंगे बट माइक्रो स्ट्रक्चर याद नहीं रहेंगे, और इसके वजह से आपकी 40 to 50% इफिशिएंसी आ जाएगी। ये एक्चुअली इफिशिएंसी मतलब क्या? सपोज आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप PYQ वो करते हो, जिस उससे आप जो खुद में महसूस करते हो वो 100% इफिशिएंसी है। जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे आपकी इफिशिएंसी डिटेरियोरेट होती है, और 3 मंथ्स में जब आप प्रीलिम्स दे के आओगे तब वो 40-50% ही रहती है। ओके, एंड सेकंड फैटल पॉज आपका है जो ज़्यादा सीरियस है। सपोज आपकी 15 अगस्त से मेंस है, तो अराउंड 5 अगस्त से 20 अगस्त तक ओके आप ऑप्शनल देखोगे ही नहीं। ओके, क्योंकि ऐसे होता है, जीएस होता है, रिवाइज करना बहुत होता है, तो पहले 10 दिन या इवन आप फुल साइकिल लगाओगे, एक मॉक ड्रिल करोगे, तो ये 15 डेज का गैप पड़ता है। इसमें भी आपकी इफिशिएंसी 70% to 80% आती है। और आप जब वॉर पे जाते हो तब आपको 100% इफिशिएंसी नहीं लगती, आपको ज़्यादा इफिशिएंसी लगती है, क्योंकि प्रेशर में इफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके, ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों की बढ़ती है कुछ की कम होती है। अगर आपने 1, 2, 3, 4 साल दिया है डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो वो अंदर से आ ही जाता है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बट आपकी पहले से इफिशिएंसी कम है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इतना पढ़ के भी क्या फ़ायदा ना, आपने जो दिन निकाले, रातें निकाले, जो सेक्रीफाइस किए हैं, जितना पढ़ा है उतना तो लिख लो। ऐसा नहीं कि आप 100% लाओगे यूपीएससी में, वैसा नहीं, बट आपकी जो इफिशिएंसी है वो तो पूरी अचीव होनी चाहिए। इसके वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, 1 by 1 हर एक GS 1, 2, 3, 4 या इवन ऑप्शनल कैसे कंसोलिडेट करें बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, हमारी सोशियोलॉजी की सीरीज शुरू है जिससे हम फ्रेमवर्क से लिख रहे हैं। ओके, अगर आप GS में या कहीं पे भी फ्रेमवर्क यूज़ करें, आपके ऑप्शनल पे भी यूज़ कर रहे हो फ्रेमवर्क, तो यही टेक्निक का यूज़ करना है। बस मैं एग्जाम्पल लूँगा सोशियोलॉजी का। ओके, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल से समझाना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर मैंने जनरल स्ट्रैटेजी दी तो उतना यूज़फुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम समझ गए कि कंसोलिडेट करना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, इन 2 फैटल पॉजेस को अवॉइड करने के लिए, राइट। सो शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल में हम लेंगे ये जो हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है जो हमने कर लिया है, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। हमारे टोटल 4 टॉपिक्स हो चुके हैं। 4 टॉपिक्स के हमारे पास टोटल 4 फ्रेमवर्क्स हो चुके हैं। ओके, 4 नहीं 3 फ्रेमवर्क्स हो चुके हैं, राइट, 4 टॉपिक्स के लिए। तो अब राइट टाइम है कि आप कंसोलिडेट करना शुरू हो जाओ, क्योंकि फरवरी आने वाला है। ठीक है, तो इसे कंसोलिडेट कैसे करें? हमारा फ्रेमवर्क तो रेडी है पहले से ही। फ्रेमवर्क का एक्रोनिम पहले बना लो। फर्स्ट स्टेप क्या होती है कोई भी फ्रेमवर्क याद करने की? एक्रोनिम। तो हमारा क्या है? HiPEP, RMI, CIS, GMT। ठीक है, रूरल विलेज पे अभी उसका एग्जांपल देख रहे हैं, तो रूरल एंड सोशल स्ट्रक्चर पे कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के ऊपर आप ये एक्रोनिम लिख लोगे। ओके, तो आपको पता है पॉइंट्स क्या डालने हैं। ठीक, बट जो कॉर्नर से, जो माइक्रो थीम से जो वैल्यू एडिशन है उसे याद रखने के लिए क्या करना चाहिए वो अभी हम देखेंगे। तो हाई से हमारा था हायरार्की, पी से था पैटर्न ऑफ किनशिप, फैमिली, हाउस होल्ड, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर से हमारा था रिलीजन, मोबिलिटी, इमेजिनेशन, स्टेट रोल, आई से था इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो था अंबेडकर जी का, शिफ्ट,
GMT से, जो जैन ब्रेमन की कंसेप्ट थी, ग्लोबलाइजेशन, मोबालाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो हमने सब PYQ इसी फॉर्मेट में लिखे हैं, इसी फ्रेमवर्क में लिखे हैं। ओके, और जब हम सब PYQ को इंटीग्रेट करते हैं, ये एक बार देख लो, यही है फ्रेमवर्क जो अभी हम बोल रहे थे ना, इसी से हमने लिखे है ना, याद है ना। तो जब हम PYQ को ऐसे तोड़ तोड़ के अगर हम फिर इंटीग्रेट किए तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, जो भी क्वेश्चन और उसके नीचे उस क्वेश्चन के जो फ्रेमवर्क होगा वो, फॉर एग्जांपल हमारे HiPep फ्रेमवर्क में फर्स्ट पॉइंट हमेशा हर एक क्वेश्चन में, रूरल के हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट आएगा सोशल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। ओके, उसका पैराग्राफ ये हमने लिख लिया, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपने PYQ लिख लिए हैं जो क्लास में शुरू थे, ठीक है। PYQ के बिना, मतलब आप प्रैक्टिस के बिना वन पेजर का कोई मतलब नहीं। दूसरों का वन पेजर पढ़ना नहीं है, इससे फ़ायदा नहीं होता, खुद का वन पेजर खुद को बनाना है। ओके, तो आपने जो PYQ लिखे, PYQ के हर एक पैराग्राफ आपने उठाया तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऊपर क्वेश्चन और नीचे सेम पैराग्राफ, श्रीनिवास, डोमिनेंट कास्ट। ओके, सोशियोलॉजी वही रहेगी, बस आपका थोड़ा सा चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे फैक्शन रिटर्न था तो हमने कोऑपरेटिव डाल दिया, यहाँ पे अनरेस्ट के बारे में पूछ रहे थे इसलिए हमने लैंड फ्रेगमेंटेशन डाला, ठीक है। सोशियोलॉजी वही रही, आगे भी सेम। व्हाट इज आइडिया ऑफ इंडियन विलेज, यहाँ पे रामपुरा श्रीनिवास का ही पता है। सिग्निफिकेंस बताना था तो NCRB का डेटा डाल दिया और श्रीनिवास का बता दिया सिग्निफिकेंस। अगेन आगे 1950 का एक क्वेश्चन था, सेम फर्स्ट पैराग्राफ MN श्रीनिवास का लिख दिया, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, आपने ये सब कर चुके हैं पहले फ्रेमवर्क के साइड से। आपको ऐसे ही करते, मतलब ये आपको नहीं करना है कि आपने वन क्वेश्चन लिया और वहाँ पे लिख रहे हो। मैं बस दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ आपका हमेशा सेम रहता है क्योंकि आपका फ्रेमवर्क सेम है जो है HiPep। अगर ये फ्रेमवर्क नहीं होता, सोच के देखो तो क्या होता, आपके हर एक क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पैराग्राफ कुछ अलग होता, और अगर फर्स्ट पैराग्राफ अलग होता तो कंसोलिडेट नहीं हो पाता है, ठीक है। ये हमारा हो पा रहा है क्योंकि हमारा एक ही फ्रेमवर्क को यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, आपने क्वेश्चन लिख लिए, यहाँ देखो हमने अलग अलग क्वेश्चंस को मार्क कर दिया, ठीक। कि फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा सेम, श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट। अगर हमें टेक्नोलॉजी का पूछना है तो सेम श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट, बस कंटेक्स्ट डाल दिया टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद आपके पास एक कॉपी है, कॉपी में आपके PYQs बने हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कंसोलिडेट करने के लिए ऐसे करना है। कैसे? फ्रेमवर्क का फर्स्ट पॉइंट आपके पास वन पेजर होगा, ओके। वन पेजर A4 पेपर जो होगा उसके फ्रंट में और बैक में, ये मिला के आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, ओके। पूरा चैप्टर में इसमें आएगा आपका वैल्यूड एडिशन और 10 ईयर्स के PYQ, ओनली वन पेज में। इससे ज़्यादा एक चैप्टर के लिए नहीं बनाया। वन चैप्टर इज इक्वल टू 1 A4, ओके, दैट्स इट। और 1 A4 में आपको अब क्या लिखना है वो ध्यान से देखो। हमारा फ्रेमवर्क है HiPep, ओके। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हाई में लिख दोगे सोशल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, और उसके नीचे जो भी हमने अभी PYQ देखे हैं उसका बस एक कीवर्ड लिख लोगे। जैसे सोशल स्ट्रक्चर में सबसे पहले कीवर्ड आना चाहिए कि ये है श्रीनिवास रामपुरा विलेज, दैट्स इट। आगे है 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये कहाँ से लिया हमने, ये देखो। और उसके आगे है मराठा एजिटेशन, ये हमने लिखा यहाँ से, ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट। तो आप बस PYQ पढ़ोगे, फर्स्ट पैराग्राफ में देखोगे कि ठीक है 86% ये डेटा हमें यहाँ पे डालना है सोशल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की में, तो हमने लिख लिया। सेकंड मराठा एजिटेशन लिखना था, ठीक है। ये फिर जो वोकलिगा फंक्शन इन मांड्या कर्नाटका में जो डोमिनेंट कास्ट है वोकलिगा, वो हमने लिख लिया, ठीक। तो ऐसे टोटल हमने अभी तक 22 PYQs देख लिए हैं। सब PYQs में आपको जो भी लगे कि आप भूल सकते हो वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस करनी है डिजिटली मत करो। PYQ आपने आई होप मतलब ऑफलाइन, मतलब जो हार्ड कॉपी पे ही लिखे होंगे, वहीं से आपको A4 में भी बनाना है कि ऐसे हमने सोशल स्ट्रक्चर लिख दिया और वहाँ पे हर एक PYQ पे जो जो इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट था या जो इम्पोर्टेंट टर्म थी वो लिख ली, ओके। जैसे मराठा ये देखा हमने, वोकलिगा फंक्शन इन मांड्या कर्नाटका। सो कास्ट परसिस्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी है, फिर भी ये एक PYQ का कंसेप्ट था।
अमूल, अगर हमें पॉजिटिव दिखाना ये पॉइंट, तो किसी पीवाईक्यू में हमने डेयरी कोऑपरेटिव लाइक अमूल का यूज़ किया था, तो उसको पॉजिटिव लिख दिया। टेक्नोलॉजी के वजह से क्या डिफरेंस आता है रूरल स्ट्रक्चर में, ये कभी भी पूछ लिया, तो ये पीवाईक्यू कर चुके हैं हम राइट पहले ही, इसलिए अभी वो सब नहीं देख रहे। तो सोशल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की में आप ये टर्म यूज़ करे हुए, टेक्नो इकोनॉमिकल पावर। अगर इलाइट पे कोई क्वेश्चन पूछा है, रूरल इलाइट, तो फर्स्ट पॉइंट में आप एग्रीकल्चर इलाइट लिखोगे, और जो सेकंड पॉइंट है किनशिप, यहाँ पे लिखोगे स्पेशलाइज इलाइट। स्पेशलाइज इलाइट कहाँ से आया, वो याद है आपको, हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन की वजह से लोग बाहर नहीं जाएंगे, फैमिली में ही रहेंगे, और फैमिली टू फैमिली एग्री चलता रहेगा, इसलिए स्पेशलाइजेशन मूव ऑन होता रहेगा। ठीक, आई होप आपको याद आ रहा है सब। तो ये यहाँ पे लिख दिया। कोऑपरेटिव का जब था तब आर्टिकल 253 लिखा था हमने। क्यों लिखा था, क्योंकि हमने लिखा था कि जो कोऑपरेटिव होता है या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे किनशिप की वजह से किनशिप नेटवर्क ही आते रहता है, ऐसा नहीं वो डेमोक्रेटाइज होता है। इसलिए आर्टिकल 243 का जो कोऑपरेटिव का जो लिखा है, वहाँ पे जो सोशल ऑडिट का हमने पॉइंट लिखा था, याद है? ठीक है, अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं। क्यों, आपके पीवाईक्यूज रेडी हैं। ओके, पीवाईक्यू करने के बाद ही ये प्रैक्टिस करनी है पहले से, मतलब स्टार्टिंग से आपको वन पेजर नहीं बनाने। एक बार आपके पीवाईक्यू बन गए, एक दिन बैठो, 3-4 आवर आपके जाएंगे कंटिन्यू। ठीक है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है इस पर, और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, बट ये सहना पड़ेगा। 3-4 आवर दो, फिर आपका ये A4 बन जाएगा, जहाँ पे आप एक एक पॉइंट लिख जाओगे। ओके, जैसे फैमिली एंड किनशिप ने हम इरावती कर्वे का देखे थे, फैमिली को हमने सोशल इंश्योरेंस कहा था, एम शाह का न्यूक्लियराइजेशन था, एक में हमने कंटेक्स्ट दिया था एजिंग रिपोर्ट का, राइट? तो जब आपका ये A4 रेडी हो जाएगा ना पूरा का पूरा, ओके, तो वही बस आपको पढ़ना है, इसी में आपका पूरा चैप्टर है। ओके, एक पॉइंट आपने लिखा, फिर 1-2 लाइन छोड़ दो नीचे। क्यों छोड़ना है, क्योंकि कुछ भी आप करंट अफेयर में पढ़ते हो एक न्यूज़, तो ऐसा नहीं न्यूज़ आपने अलग से बना दिया, न्यूज़ यहीं पे ऐड कर दो। ठीक, जैसे अभी जो आया था ना प्रॉपर्टी पे, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जहाँ पे थोड़ा इंक्लिनेशन हमें जो लैंड होल्डर है उनके ऊपर दिखा है। तो जब आपने ये न्यूज़ पढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट का आप यहाँ डालोगे ना, डोमिनेंट कास्ट का हम यहाँ पढ़े, राइट? यहाँ पे तो नहीं लिखोगे सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट, वो आपको MNS श्रीनिवास में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, आपको ऐसे कंसोलिडेट करते जा रहे हैं, और ये सब आपका हो गया। फिर आपके नोट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, वो हमने देखा था रूरल के लिए ना, और ये हमारा है सोशल मूवमेंट का। सोशल मूवमेंट का हमारा फ्रेमवर्क क्या था, AOIC। तो आप कैसे लिखोगे, सपोज ये आपका A4 है, AOIC MIC VTI, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, AOIC MIC VTI, और यहाँ पे ए था हमारा कलेक्टिव एक्शन, हर्बर्ट ब्लमर। अब आपने जितने भी PYQ किए हैं, सपोज आपने 12 PYQ किया है, तो आपने 12 बार हर्बर्ट ब्लमर को लिखा है, और 12 बार आपने अलग अलग कंटेक्स्ट यूज़ किया होगा हर्बर्ट ब्लमर को, तो वो यहाँ पे लिख दो बस। ठीक है, क्या क्या 1-1 पॉइंट बस आपके लिखने हैं। फिर सेकंड आ गया ऑर्गेनाइज एफर्ट। ठीक है, जो टिली का था, टिली में आपने अलग अलग वैल्यू एडिशन है वो लिखा होगा, वैसे आपके ये बन गए। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा है ना, मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है एक साथ हो गया ऐसा लग रहा है, इसलिए आपको 2 पेजेस में बनाना है, मतलब ये फ्रंट पेज और बैक पेज। ये बस दिखाने के लिए मैंने किया था, या मेरे जो पहले मेंस के नोट्स थे वो मैं दिखा रहा हूँ। ओके, सिमिलरली जब हम रिलीजन पढ़ेंगे, अभी तक हमने चैप्टर शुरू नहीं किया, इसका फ्रेमवर्क है SS कैंपा P। ओके, वैसे ही सपोज आप GS कर रहे हो, GS में सपोज आप इथिक्स पढ़ रहे हो, और इथिक्स में जो IR के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आपने एक 10 पॉइंट फ्रेमवर्क बना लिया है। तो वही IR के जितने भी PYQ आप करोगे वो ऐसे ही कर लें कि IR का फ्रेमवर्क लिख लो, और नीचे उसके कंटेक्स्ट में जो पॉइंट्स है वो लिख लो। ठीक है, फिर हर एक का आपका एक पेज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा एक चैप्टर मेरा एक पेज में आ गया। ओके, बट ये तभी बनेगा जब इसके बैक लिंकेजेस आपके हैं, ऐसा नहीं है आप 1 पेजर दूसरों का यूज़ मत करो। इवन आप नॉलेज में कर सकते हो यूज़, बट फ्रेमवर्क में कभी मत करो, क्योंकि हर एक वर्ड के पीछे अपनी एक स्टोरी होती है जो PYQ करते हुए आप रिकॉग्नाइज किए हो। ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है कि जो आपका इवन फर्स्ट, बट अभी देखते हैं सेकेंड फैटल पॉज है। ओके, जो आएगा आपका संडे को, संडे
आप संडे को आओगे जीएस देके, कौन सा GS 3 एंड GS 4। बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है संडे को। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ओके। सैटरडे को आपका होगा लैंग्वेज पेपर, बट फ्राइडे रात तक आप ऑप्शनल ही पढ़ने वाले हो। अगर आपकी फर्स्ट मेंस है तो मे भी थोड़ा सा डर रहता है, तो आप फ्राइडे को थोड़ा लैंग्वेज देखने लग जाओ, बट आपने मल्टीपल मेंस दिए हो तो फ्राइडे रात तक आप ऑप्शनल ही पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर आप संडे को आए, मतलब संडे को आप आए और आप सब बैग में भर दिए आपके GS के ऐसे के सब नोट्स, और फिर आपने उठाया आपके 25 पेजेस, ओके। आपके टोटल 20 टॉपिक्स है, 25 के अराउंड टॉपिक्स है ऑप्शनल में, ठीक है, सोशियोलॉजी में। उसमें 20 तो आपके पेजर्स हो गए, फ्रेमवर्क्स हो गए, और 5 आपके होंगे थिंकर के। थिंकर में हम फ्रेमवर्क नहीं लगाते क्योंकि थिंकर के क्वेश्चन आराम से होते हैं, एक पेजर थिंकर का बना लो वो हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास है 25 पेजेस। तो संडे और मंडे, संडे को ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, संडे और मंडे मिला के आपके 25 पेजेस रिवाइज हो जाएंगे, ओके। क्योंकि हम एक कुछ अलग ही मोड में रहते हैं जब हमारी मेन शुरू होती है। आप एक नाइट पहले ही मतलब 7-8 घंटे में GS 3 एंड GS 4 रिवाइज कर चुके हो। ये एबनॉर्मल है ये करना, ये चीज़, ओके। जो मेंस देता है वही ये समझ सकता है कि वो क्या कर चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप संडे मंडे आओगे 2 दिन में 25 पेजेस बिल्कुल बड़े नहीं हैं, 25 पेजेस आपके हो जाएंगे, क्योंकि वो जो पेजेस है वो ऐसे ही रहने वाले हैं आपके, ठीक है। और ये 25 पेजेस में आप कर चुके हो 10 ईयर्स के PYQ कंप्लीट। 10 नहीं 12 ईयर्स। आपको जितना आप पीछे जाना है चले जाओ, क्योंकि फ्रेमवर्क ही लगाना है। बस हर एक क्वेश्चन से आपको कंटेक्स्ट डाल के जाना है, मतलब हर एक क्वेश्चन से एक एक वर्ड डालना है। तो 12-15 ईयर्स के आपके PYQ हो जाएंगे। उसके साथ आपका हो गया वैल्यू एडिशन, क्योंकि वैल्यू एडिशन आप इसी में करते जा रहे हो, ठीक है। सो संडे मंडे आपके 25 पेजेस हो गए। फिर भी आपके पास 4 डेज है। 4 डेज में आप 3-4 टेस्ट लगा सकते हो फुल लेंथ। और अगर आप ये टेस्ट लगा लिए फुल लेंथ फ्रेमवर्क को यूज़ कर करके, ऐसे नहीं पूरा दिन, थर्सडे को आप फिर से 2 बार और रिवीजन करोगे, और इतना रिवीजन करके आपका 100% इफिशिएंसी फिर से क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आपका पूरा का पूरा हर एक पेज आपका टिप ऑफ द टंग रहेगा। इसलिए जब भी आप मतलब क्वेश्चन जाओगे एग्ज़ाम में और लिखना शुरू कर, एग्ज़ाम से पहले आपको सोचना ही नहीं है कि पेपर टफ आएगा या ईजी। आपको इससे मतलब ही नहीं है, आपके पास पूरा कंटेंट है। आपका बस एक रहेगा कि मैं अच्छे से कर लूँ, डिमांड क्वेश्चन की मिक्स ना करूँ, ठीक है। तो ये टोटल 5 डेज़ में आपका 4-5 बार रिवाइज होके आपके 3-4 टेस्ट लग जाएंगे। फिर आप सैटरडे या संडे को जाओगे और कमाल करके आओगे, ठीक। तो सिंपल मतलब हो गया आपका कंसोलिडेशन, जो बताना था मुझे कैसे कंसोलिडेट करना है। तो अभी आपने जो भी लेक्चर्स आगे होते जाएंगे, या इवन आप जो फ्रेमवर्क से जो GS करोगे, ओके, कहीं से भी करो फ्रेमवर्क से, तो ऐसे कंसोलिडेट करना है। मेन एम हमारा यही था दिखाना, ठीक। सो थैंक यू। अगर आपको फिर भी डाउट आए तो वही है कि आप आपके खुद के नोट्स ऐसे 1-4 A4 में बना लो और टेलीग्राम में पोस्ट कर दो, ठीक। अगर मुझे लगे कि कुछ चेंजेस फिर भी करने चाहिए और, तो मैं बता दूंगा कि आपके जो 1 पेजर है वो रेडी है या नहीं है। सो थैंक यू।